गरीब देवर के लिए अमीर सहेली लाई रिश्ता। एक गांव में दो लड़की रहती थीं और दोनों ही बहुत अच्छी सहेलियां थीं। अरे वाह मेघा, तुम्हारी ये डॉल तो बहुत ही प्यारी लग रही है। काश मेरे पास भी एक ऐसी ही और डॉल होती। तभी मेघा अपनी अलमारी में से एक नई डॉल निकाल कर लेकर आती है और कंचन को देकर कहती है, ये डॉल तुम्हारे लिए है। मैंने स्पेशली पापा से कहा था कि तुम्हारे लिए भी एक डॉल लेकर आए। हम दोनों के पास एक एक डॉल हो गई है। जैसे हम दोनों सहेलियां हैं, वैसे ही हमारी डॉल भी एक दूसरे की सहेली हो जाएंगी। मेघा से डॉल लेकर कंचन बहुत खुश होती है और उसके साथ खेलने लगती है। उनकी लड़कपन की दोस्ती कुछ ही समय में गहरी हो जाती है और अब दोनों सहेलियां बड़ी हो जाती हैं कॉलेज के आखिरी दिन पर। अरे कंचन, तू अभी तक तैयार नहीं हुई है? आज हमारे कॉलेज का आखिरी दिन है और तुझे पता है ना, कॉलेज में फंक्शन भी है। मेघा को देखते ही कंचन रोने लगती है और कहती है, माफ करना मेघा, लेकिन अपने कॉलेज के आखिरी दिन पर मैं तुम्हारे साथ नहीं हो पाऊंगी, क्योंकि आज मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। वो किसी भी समय आधे ही होंगे। तभी घर में हेमलता अपने बेटे अनुराग और अपने पति कैलाश के साथ आ जाती है, जिसके बाद कंचन अपने आए हुए मेहमानों का स्वागत करती है और उन्हें चाय नाश्ता भी देती है। ये सब देखकर मेघा कॉलेज जाना कैंसिल कर देती है और उसके साथ उसके कामों में हाथ बटाती है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, इतनी जल्दी शादी करने का डिसीजन तुमने ले कैसे लिया? हम लोग बहुत गरीब हैं। हम गरीबों में लड़कियों की शादी जल्दी करा देते हैं ताकि उनकी शादियों में कोई दिक्कत ना हो, और मैं अपने माता पिता की बातों को टाल भी नहीं सकती। चलो कोई बात नहीं, अब तुम्हारी शादी में मैं धूम मचा दूंगी। और वैसे मेरे होने वाले जीजू भी अच्छे ही लग रहे हैं, तुम्हारी जोड़ी अच्छी लगेगी। मेघा कंचन को लेकर बहुत खुश होती है, लेकिन उसे कंचन की आगे की जिंदगी के बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं होता। शादी करके कंचन अपने ससुराल में पहुंच जाती है, जहां शुरुआत में तो सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन किसी दुर्घटनावश उसके पति का देहांत हो जाता है। हे भगवान, तूने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया। अब मैं जी कर क्या करूंगी? जब से ये कुलक्षणी इस घर के अंदर आई है, सब कुछ बर्बाद हो गया है। माँ, अपने आप को संभालो। और इसमें भाभी की क्या गलती है? ये तो एक दुर्घटना थी जो भैया के साथ हो गई। इसमें किसी का कोई हाथ नहीं। तुझे इस कुलक्षणी की तरफ से बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अरे ये तो कुलक्षणी इस घर में आई ही बर्बादी की परछाई बनकर है। ये सब सुनकर बेचारी कंचन को बहुत दुख पहुंचता है और वो रोते हुए अपने कमरे में जाती है, जहां उसकी बचपन की दी हुई सहेली की डॉल उसने अपने पास संभाल कर रखी होती है। उसे देखकर वो रोने लगती है। क्या से क्या हो गया मेरी जिंदगी में? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है मेघा। काश आज तो मेरे पास होती, कम से कम तुम मुझे संभाल तो लेती। मैं तुमसे अपना दुख बांटना चाहती थी। कंचन की जिंदगी इसी प्रकार दुखों के साथ गुजर रही होती है, तो वहीं दूसरी तरफ मेघा एक एम्बिशियस कंपनी में वर्किंग होती है और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही होती है। वो भी शादी करके अपने ससुराल पहुंच जाती है, जहां सब कुछ अच्छा खासा चल रहा होता है। ऐसे ही देखते देखते कुछ समय बीत जाता है। अब रवि घर की जिम्मेदारियों को समझकर एक कंपनी में काम करने लगता है, जहां उसे एक आयशा नाम की लड़की मिलती है। रवि, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम गरीब हो तो क्या हुआ, मुझे तुम्हारे गरीब होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए मेरा प्यार जरूरी है। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन क्या करूँ? मेरे गरीब परिवार को देखकर तुम्हारे माता पिता नहीं मानेंगे। मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे, बस मेरे भैया भाभी हैं जो मेरा ख्याल रखते हैं, और मैं जानती हूँ कि वो मेरी लव स्टोरी में मेरा साथ जरूर देंगे। आयशा ऐसा कहकर अपने घर पहुंच जाती है, जहां वो अपने भाभी के कमरे में जाती है। उसकी भाभी और कोई नहीं बल्कि कंचन की सहेली मेघा थी। भाभी जी, मुझे आपको बहुत जरूरी बात बतानी है। मैं किसी से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और उससे शादी भी करना चाहती हूँ। अरे नरन जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। बताओ वो लड़का कौन है? जिस कंपनी की मैं एचआर हूँ, उसी कंपनी का वो एक छोटा सा एम्प्लॉय है, लेकिन उसका स्वभाव बहुत अच्छा है और वो मुझे बहुत प्यार करता है। इसका मतलब वो बहुत गरीब है, लेकिन तुम जानती हो ना, तुम्हारे भैया शादी के लिए मंजूरी नहीं देंगे। मैं जानती हूँ, तभी तो आपको बता रही हूँ, लेकिन आप मेरी मदद करो। मेघा आयशा की बात मान लेती है, लेकिन तभी उसे एक फ़ोन कॉल आता है। मेघा, मेरी सहेली, कितना समय हो गया है तुमसे मिले हुए। बड़ी मुश्किल से मुझे तेरा नंबर मिला है। मैं तुमसे एक बार मिलना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे मिलने आ सकती हो? अरे कंचन, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि तुमने मुझे कॉल किया है। कितने सालों से मैं तुम्हें याद कर रही थी। आज तो लगता है जैसे खुशियों की बारिश होने वाली है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास फौरन आती हूँ।
मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत सारी पुरानी बातें करनी है। ऐसा कहकर मेघा फोन रख देती है, जिसके बाद मेघा अपनी ननद से कहती है, अरे तुम यहाँ घर पर क्या करोगी? मैं अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ, बरसों बाद मैं उससे मिलने जा रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। मेघा अपनी ननद को अपने साथ अपनी सहेली के घर पर ले जाती है, जहाँ आयशा रवि से मिलती है। ये कोइंसिडेंस देखकर आयशा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो मेघा के कान में धीरे से बोलती है, भाभी यही तो वो लड़का है जिसे मैं प्यार करती हूँ। ये सुनते ही मेघा हैरान रह जाती है, जिसके बाद वो सबसे पहले कंचन के गले लगती है और उससे कहती है, कुछ साल पहले तुम शादी करके अपने ससुराल में आ गई थी और मुझे छोड़कर चली गई थी, लेकिन देखो किस्मत की बात, अब हम रिश्तेदार होने वाले हैं, तो मेरी समधन बनने वाली हो। ये सब सुनकर कंचन को कुछ समझ नहीं आता, जिसके बाद रवि कंचन को अपने प्यार के बारे में बताता है। भाभी जी, यही तो वो लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ, और शायद मैंने आपको एक बार पहले बताया भी था। भैया के जाने के बाद से आपकी याददाश्त कमज़ोर हो गई है। ये सुनते ही मेघा हैरान रह जाती है। क्या कहा तुमने? अरे कंचन, क्या तुम्हारा पति अब इस दुनिया में नहीं रहा? यकीन नहीं होता, इतनी बड़ी बात तुमने अपनी सहेली को बताना जरूरी नहीं समझा? ये सुनते ही कंचन रोने लगती है। मेरी दुनिया ही उथल पुथल हो गई। मैं तुम्हें क्या बताती कि मेरे साथ क्या क्या बीत रहा है। मैं अपना बोझ तुम्हारे सर पर नहीं डालना चाहती थी, लेकिन जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने तुम्हें कॉल किया। अरे पगली, ये तो कैसी बातें कर रही है? एक सहेली तो होती है जो सुख दुख और हर दर्द में साथ निभाती है। तूने मुझे इस लायक भी नहीं समझा? मेघा ऐसा कहकर कंचन को चुप कराती है। तभी कंचन कहती है, मेरा देवर तुम्हारी ननद से बहुत प्यार करता है और मैं चाहती हूँ कि वो अपने प्यार के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करे। क्या तुम इस रिश्ते के लिए तैयार हो? मैं तो कब से तैयार बैठी हूँ। अब तो चाहे विराट जी भी ना मानेंगे तो भी मैं शादी तो तुम्हारे देवर से ही करवाऊंगी अपनी ननद की। ऐसा कहने के बाद मेघा अपने पति को मनाती है। पहले तो उसका पति शादी के लिए आनाकानी करता है, लेकिन मेघा अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा और अपनी कंपनी के कुछ शेयर रवि के नाम कर देती है, जिसके बाद ना चाहते हुए भी विराट शादी के लिए मान जाता है। शादी के बाद रवि आयशा के साथ खुशी खुशी रहने लगता है, तो वहीं मेघा अपनी सहेली कंचन की आर्थिक स्थिति में मदद करती है और उसे अपने साथ कंपनी में जॉब भी दिलवा देती है, जिसके बाद दोनों सहेलियां एक साथ नौकरी करती हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ने लगते हैं। प्रतीक एक अच्छा खासा सैलून बार्बर था, वहीं छोटा भाई साहिल एमएनसी कंपनी में काम करता था। दोनों को अमीर घर की एक ही लड़की से प्यार हो जाता है, जिसका नाम शेफाली और पारुल था। दोनों भाई बहुत समय तक दोनों से अपने प्यार का इजहार करते हैं। फिर एक दिन पारुल और शेफाली मान जाती हैं, लेकिन उन्हें गरीब ससुराल मंजूर नहीं था। दोनों कुछ हफ्तों तक बहुत सोच रही थी, उन्होंने जवाब नहीं दिया। फिर दोनों भाई कैफे में उनसे मिलने जाते हैं। पारुल, बहुत देर हो गई, अब तो कुछ बोलो, क्या बात है, क्यों चुप हो तुम दोनों बहनें? हाँ शेफाली, कुछ तो बोलो ना, इतने दिन से बात नहीं कर रही हो। क्या बात करें हम दोनों? हमने तुम दोनों भाइयों के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, तुमसे प्यार करने लग गए, लेकिन तुम दोनों गरीब परिवार से हो, हम कैसे गरीब ससुराल में रहेंगे? यही तो मैं भी कहना चाहती हूँ, गरीब ससुराल में कैसे रहेंगे? देखो, तुम दोनों समझने की कोशिश करो, हम दोनों दिन रात मेहनत करके काम करेंगे, जिस चीज की कमी होगी उसी को पूरा करेंगे, तुम्हें पूरी खुशी देंगे, बस थोड़ा हमारा साथ दे दो। हाँ पारुल, समझने की कोशिश करो। ठीक है दीदी, प्यार तो करते ही हैं, तो काबिलियत पर शक कैसा? पारुल बिल्कुल ठीक कहती है, हम दोनों बहनें शादी करने के लिए तैयार हैं। इस तरह दोनों बहनें दोनों से शादी करने के लिए तैयार हो जाती हैं और परिवार की मंजूरी से अगले हफ्ते ही शादी हो जाती है, जहां गृह प्रवेश के बाद नंद अपनी भाभियों से दरवाजे रोकने के पैसे मांगती है। चलिए चलिए दोनों भाभी, अगर आपको अपने कमरे में जाना है तो मेरा नेक दीजिए। ये तो अपनी भाभियों के आते ही चालू हो गई। अमीर बहू देखी नहीं कि नंद जी आपने पैसे मांगना भी शुरू कर दिए। अरे नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है, वो तो एक रस्म है प्यारी सी। ये लो नंद जी, पूरे 11,000 हैं, अब तो जाने दो। वैसे ये रस्म भाई करता है, पर कोई बात नहीं, तुम भी क्या याद रखोगी। बहुत गर्मी लग रही है, क्या अब हम अपने अपने कमरे में जा सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल भाभी। इसके बाद दोनों बहू बेटे अपने कमरे में चले जाते हैं, जहाँ मामूली सी सुहागरात की सजावट थी, और ये देखकर शेफाली कहती है, ओहो प्रतीक, डेकोरेशन देखना, इसे देखकर तो बिल्कुल भी सुहागरात वाली फीलिंग नहीं आ रही है। कोई बात नहीं जान, आज की रात अपनी है। ये सुनकर शेफाली प्रतीक को बेड पर धक्का दे देती है। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो प्रतीक, आज हमारी स्पेशल नाइट है, जस्ट किस मी ना। ये सुनकर प्रतीक उसके क्लोज आता है तो कहता है, अरे शेफाली, तुम्हारी आईब्रो बहुत बढ़ गई है, तुम कहो तो मैं इसे ठीक कर दूं, तुम तो जानती हो मुझे ये करना आता है। तुम पागल हो क्या प्रतीक? इस समय पर ये सब कौन सोचता है?
आज सुहाग रात है, उस पर फोकस करो। तभी दोनों फिर से एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो प्रतीक उसे फेशियल करने को कहता है, जिस बात से शेफाली भड़क जाती है। अरे प्रतीक, तुम पागल हो? यहाँ मैं सुहाग रात के इतने जतन कर रही हूँ और तुम्हें पता नहीं अपने सैलून के बारे में सोच रहे हो। ऐसा करो, सो ही जाओ, तुमसे कुछ नहीं हो सकता। अरे नहीं शेफाली, ये बात नहीं है। वन मोर चांस। शेफाली और प्रतीक फिर से क्लोज आने की कोशिश करते हैं तो लाइट चली जाती है और अंधेरे में दोनों एक दूसरे से लड़ झगड़ कर सो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर पारुल और साहिल का यही हाल था। वह दोनों जैसे ही एक दूसरे के क्लोज आ रहे थे तभी सास आ रही थी तो कभी नंद, और फिर दोनों गर्मी से परेशान होने लगते हैं। ओह माय गॉड प्रतीक, वैसी गर्मी हो रखी है, लाइट भी चली गई, हम दोनों जो करना चाहते हैं वो हो ही नहीं पा रहा, ऊपर से तुम्हारे घर वाले। मैं तो परेशान हो गई हूँ, आज की रात ही। थोड़ी देर वेट करो। मैं वेट नहीं कर सकती। लेट्स सम रोमांटिक। फायर ब्रिगेड मंगवा दे तू, अंगारों पर है रुमान, उबलमा उबलमा। पारुल अंधेरे में एक कैंडल लगाकर साहिल के साथ नाच ही रही थी कि सास के दरवाजे पर खटखटाते ही कमजोर दरवाजा टूट कर गिर जाता है, जिससे साहिल और पारुल शर्मिंदा हो जाते हैं। माँ जी, आप इस समय फिर से? पहले नंद जी आई थी। माफ करना बहू, मैं तो इसलिए आई थी ताकि मोमबत्ती दे दूं, वो लाइट चली गई है ना। माँ ये आपने क्या किया? हमारी कमरे का दरवाजा ही टूट गया, अब हमारी प्राइवेसी भी गई। पता नहीं हमारी आज की रात का क्या होगा, दरवाजा लगाने में भी पैसे लगेंगे। माफ कर दे बेटा, मैं चलती हूँ और आज रात के लिए पर्दा लगा लो, कल दरवाजा लगवा दूंगी। ऐसा बोलकर मनोरमा चली जाती है। लो, हो गई हमारी सुहाग रात। गरीब ससुराल, गरीब दरवाजा। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। पारुल मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं जा रही हूँ सोने। मच्छरदानी लगा देना और मेरी हवा भी कर देना। बेचारा साहिल पारुल की डांट खाकर कमरे में पर्दा लगाता है और फिर पूरी रात उसकी हवा करते करते खुद भी सो जाता है। 2 घंटे बाद ही सुबह होती है और सास मनोरमा दोनों बहुओं को जगा देती है। दोनों बहू तैयार होकर आती हैं। माँ जी, इतनी जल्दी क्यों जगाया आपने? वैसे ही मैं सो नहीं पाई हूँ। मैं भी दीदी। क्या भाभी, रात को मेरे दोनों भैया आप दोनों को परेशान कर रहे थे क्या? अरे तुम्हारे भैया कैसे परेशान करेंगे, जब तक रात में आप सब परेशान करते रहेंगे। और लाइट ने भी कहाँ कुछ होने दिया, पूरी रात बर्बाद हो गई। अरे पंखुड़ी पागल है क्या? अपनी भाभी से कोई ऐसे पूछता है? अच्छा बहू, तुम दोनों जाकर अब घर के काम कर लो और नाश्ता वगैरह बना दो। ये सुनकर दोनों बहू घर का काम करती हैं और नाश्ता बनाकर लाती हैं तो वहाँ डाइनिंग टेबल भी नहीं होता है। माँ जी, खाना कहाँ पर रखूं? सब खाना कहाँ पर खाएंगे? अरे बहू, हम सब तो चटाई पर बैठकर खाते हैं, यही खाना रख दे। हे भगवान, अब खाना भी जमीन पर खाना पड़ेगा। कितना गरीब ससुराल है। पर दीदी, हम कुछ नहीं कर सकते, हमें अपने पतियों को टाइम देना चाहिए। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। अरे बहुओं, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं पापा जी। ये कहते ही सभी जमीन पर बैठकर सुबह का नाश्ता करते हैं। अमीर बहुओं को जमीन पर खाने से दिक्कत होती है। इतना ही नहीं, गरीब ससुराल में ना वॉशिंग मशीन थी ना ही एसी था, जिस वजह से वह बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी। लेकिन अमीर होकर गरीब बहू बनकर ससुराल को संभालने की कोशिश करती हैं और वहीं वह अपने सुहागरात पूरी करने की कोशिश करती थी तो कुछ ना कुछ परेशानी आ जाया करती थी। देखते ही देखते वक्त गुजर जाता है। एक दिन दोनों अमीर बहू घर के कामों और गरीबी से परेशान होकर अपने पति को कहती हैं, अरे तुम हमेशा आदमियों की दाढ़ी मूंछी काटते रहोगे या मुझे भी टाइम दोगे? ऊपर से हमारे कमरे में एसी भी नहीं है। तुमने कहा था वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, कमी को पूरी कर दोगे। क्या हुआ? देखो अब मैं फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ यहाँ से अपने घर। तुम क्या बोल रही हो शेफाली? मेरी बात तो सुनो। दोनों बहू अपना बैग लेकर घर से निकल रही थी तभी मनोरमा कहती है, तुम दोनों बहू बैग लेकर कहाँ जा रही हो? अपने घर जा रहे हैं माँ जी, क्योंकि यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। हमने कुछ वक्त इंतजार कर गरीबी में रहना भी मंजूर किया, लेकिन किसी को हम दोनों की परवाह ही नहीं है। हमें अपने पतियों के साथ समय नहीं मिलता और गर्मी भी तो है। सबसे बोला एसी लगवा दो, डाइनिंग टेबल ले आओ, वॉशिंग मशीन भी नहीं है, हाथ से कपड़े धोने पड़ते हैं। पारुल, एक बार रुक जाओ, माफ कर दो। हम अपना वादा भूल गए थे, हमें लगा सब सही चल रहा है। माँ भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। उनके बारे में सोच कर देखिए, वो अमीर घर से आई थी, फिर भी वो हमारे घर में बिना एसी के रही और हमने भी उन्हें घर के कामों में उलझा कर रखा। भैया के साथ कभी टाइम ही नहीं दिया। मैं तो कहती हूँ भैया भाभी को आप हनीमून पर भेज दीजिए। अरे ये अनजाने में हमसे क्या गलती हो गई पंखुड़ी बेटा, तूने बिल्कुल ठीक कहा। बिल्कुल सही कहा आप दोनों ने। हमें इन चारों को हनीमून पर भेज देना चाहिए ताकि घर के कामों से थोड़ा दूर रहें और अपना समय बिताएं। तो बेटा कहाँ जाओगे, हरिद्वार या ऋषिकेश? अरे माँ, ऐसी जगह कौन जाता है हनीमून पर? भैया भाभी मनाली गोवा जाएंगे। क्यों भैया? हाँ छोटी। इसके बाद पंखुड़ी अपने चारों भैया भाभी की गोवा की टिकट बुक कर देती है, जहां चारों अपने हनीमून पर एंजॉय करते हैं। फिर अपनी अधूरी सुहाग रात को भी पूरा कर लेते हैं और खुशी खुशी कुछ दिन वहां गुजारते हैं। वहीं ससुराल में भी एसी, फ्रिज, डाइनिंग टेबल का इंतजाम हो जाता है।